कांग्रेस में शामिल हुए सांसद कीर्ति आजाद ने बिहार के दरभंगा में एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने लोगों से कहा कि 1999 में मेरे लिए और उससे पहले मेरे पिताजी के लिए आप लोग बूथ कैप्चर करते थे, तब तक चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? कीर्ति आजाद ने साफ साफ कह दिया कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, लेकिन जब से ईवीएम आई है तब से बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाई। कीर्ति आजाद का ये बयान कांग्रेस समेत उस पूरे विपक्ष पर सवाल खड़ा करता है जो 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। मेरे लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे लोग। कीर्ति आजाद ने आते ही छक्का मार दिया है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस में अभी शामिल हुए हैं, राहुल गांधी की मौजूदगी में कीर्ति आजाद शामिल हुए थे और अब इस तरीके का बयान बैलेट पेपर के समय होती थी बूथ कैप्चरिंग, और विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बना रहा है कि ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। ऐसे में इस बयान के अपने ही बड़े मायने हैं कि मेरे लिए बूथ कैप्चरिंग की जाती थी, मेरे पिता के लिए बूथ कैप्चरिंग की जाती थी। कुछ जोश में ज्यादा ही आ गए कीर्ति आजाद और सेल्फ गोल उन्होंने कर लिया। उन्नीस 1999 में मेरे लिए लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की, कीर्ति आजाद का ये कहना है। और कांग्रेस के लिए ये बयान नुकसानदेह हो सकता है। कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। ठीकरा हमेशा वो ये फोड़ती रही है अपनी हार का कि ईवीएम मैनिपुलेटेड होते हैं, ईवीएम में पहले से सेटिंग कर ली जाती है। और अब ऐसे में हाल ही में शामिल हुए कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद का ये बड़ा बयान सेल्फ डैमेजिंग हो सकता है कांग्रेस के लिए। हमने पूनम के साथ साथ में खड़ा किया। यह भी खांटी कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए और डॉक्टर साहब के लिए। उस समय तो लूटा जाता था, आज बांधने में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी के लिए भी बूथ लूटा जाता था। 99 में हमारे लिए भी लूटा था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं आई थी। हम लोग घाटी परिवार रहा पुराना। शिवपूजन झा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, मुझे सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बयान के क्या मतलब निकालूं। वो किसको नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस में आ गए हैं? इस तरीके के बयान का मतलब तब जब कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। सेल्फ गोल। देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कीर्ति आजाद जब बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए तो शायद वो दूसरे सिद्धू बन सकते हैं, भाजपा की परेशानी का सबब हो सकते हैं। लेकिन बहुत उत्साहित बयान एक तरीके से दिया गया है और इस उत्साहित बयान में शायद कहीं ना कहीं कीर्ति आजाद ये भूल गए कि बयान जो है कांग्रेस के गले की हड्डी बन जाएगा। एक तरीके से गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि यहां पर भी लगातार धरना प्रदर्शन हुए थे कि ईवीएम को हटा करके जो है दूसरे इंतजाम किए जाना चाहिए, क्योंकि ईवीएम मैनिपुलेटेड है। अब ये बयान 2-3 चीजों को दर्शा रहा है। पहला तो ये कि कीर्ति आजाद के पास क्या एक बेस नहीं है जिस वजह से कि बूथ लूटे जाने की जरूरत थी उनको जिताने के लिए, और ऐसे शख्स को आखिर कांग्रेस ने अपने दल में शामिल करके क्या साबित किया? क्या कीर्ति आजाद खुद से जीत नहीं सकते, कहीं जीत दर्ज नहीं कर सकते? दूसरी बड़ी बात कि बूथ कैप्चरिंग की हकीकत को और कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग की बात को सामने ला करके उन्होंने बहुत सारी चीजें एक साथ कह दी, और कांग्रेस को आने वाले दिनों में इन तमाम जो बयान है कीर्ति आजाद के, इस बयान को एक्सप्लेन करना बेहद मुश्किल हो सकता है। और गौरतलब है कि हाल के दिनों में न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि कांग्रेस के तमाम यहां के नेता, पूरे केंद्र के तमाम नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते आ रहे हैं। कीर्ति आजाद के बयान से एक ही निष्कर्ष निकल रहा है, वो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे वो मैनिपुलेट किए जा सकते थे, बूथ कैप्चरिंग हो सकती थी, वो अब संभव नहीं है। शिवपूजन, अब आपने सियासी नफा नुकसान तो हमें बहुत अच्छे से समझाया। अब आप हमें ये बताइए कि अब जब इन्होंने खुद ही ये कबूल कर लिया है कि मेरे लिए बूथ कैप्चरिंग की गई, 1999 में पिताजी के लिए की गई, तो क्या कोई कानूनी कदम भी इनके खिलाफ उठाया जा सकता है? क्योंकि ये तो बहुत गंभीर बयान है। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस मुद्दे पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बयान सार्वजनिक है, तमाम मीडिया में बयान आ चुकी है। दूसरा, हम इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की आखिर प्रतिक्रिया इस बयान के बाद आखिर क्या होगी।
अब तक किसी भाजपा नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद वो इंतजार कर रहे हैं, बयान को पूरी तरह से सुन लेने के बाद उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। यह भी संभावना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शायद कीर्ति आजाद के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है और उसके बाद कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इस मामले में सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के भी कार्रवाई की जा सकती थी। जाहिर तौर पर बैठे बिठाए कहीं न कहीं कीर्ति आजाद ने एक उड़ता तीर ले लिया है और कुल्हाड़ी पे पैर जाकर के मारा है। ठीक है शिव पूजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर ये बयान हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि कीर्ति आजाद ने क्या कहा। तब चुनावों में ईवीएम नहीं थे, मेरे लिए और मेरे पिता के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे लोग। प्रेम शुक्ला हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। प्रेम जी, कीर्ति आजाद ने कहा है कि 1999 में मेरे लिए और मेरे पिता के लिए बूथ कैप्चरिंग करते थे लोग। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाकर नुकसान ही पहुंचा दिया उन्होंने, आपका फायदा? देखिए, नुकसान फायदे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत में जो निर्वाचन के संदर्भ में जो अधिनियम है, भारतीय जनप्रतिनिधि कानून के तहत निर्वाचन आयोग को स्वतः इसका संज्ञान लेकर आदरणीय कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी चुनाव के संदर्भ में किसी प्रकार की बूथ कैप्चरिंग करे, किसी प्रकार से निर्वाचक जो मंडल जो है उसको यदि भ्रमित करे, सांप्रदायिक जो है किसी प्रकार का विद्वेष फैलाए, इस तरह की स्थितियों में निर्वाचन आयोग जो व्यक्ति इस तरह के अपराध में शामिल होता है उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो मैं इसको अधिक महत्वपूर्ण मानता हूँ कि स्वयं चूंकि कीर्ति आजाद को किसी ने दबाव तो डाला नहीं है, उन्होंने स्वयं से इस बात को स्वीकारा है कि उन्होंने बूथ कैप्चरिंग अपने पिता के समय में हुई थी, उनके स्वयं के लिए उन्होंने बूथ कैप्चरिंग कभी कराई है, उनका स्वयं का कहना है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति को क्या चुनाव लड़ने का अधिकार है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कानूनी कार्रवाई की बात तो प्रेम शुक्ला जी आपने कही, क्या बीजेपी अब चुनाव आयोग जाएगी इस शिकायत को लेकर कि वो खुद ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि 1999 में उनके लिए या उनके पिता के लिए बूथ कैप्चरिंग की गई? मुझे लगता है निर्वाचन आयोग स्वयं में समर्थ है, सीओ मोटो ये केस ले सकता है। निर्वाचन आयोग स्वयं उसकी इंद्रियां जागृत हैं और इस पर किसी की शिकायत से ज्यादा स्वयं किसी व्यक्ति ने कन्फेस किया है, स्वीकारा है, बिना किसी दबाव से स्वीकारा है, स्वतः से स्वीकारा है। इसलिए निर्वाचन आयोग तत्काल उनको नोटिस जारी करके उनको समन कर सकता है, उससे सफाई ले सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आप मानेंगे कि थाली में परस कर आपको एक मुद्दा कीर्ति आजाद ने, कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है और अब इसका पूरा सियासी फायदा आप उठाएंगे 2019 के लिए? देखिए, सियासी फायदे ज्यादा है कि आपराधिक वृत्ति के लोग जो हैं उनकी स्वाभाविक, पर अभी तक तो आपकी पार्टी में थे ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग। नहीं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हमारे यहाँ अपराध करने में सफल नहीं हो रहे थे, इसलिए बात खड़े हुए। हमारे यहाँ रहते सालों तक आपकी पार्टी में रहे, आपकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, आज पार्टी बदल ली तो आपराधिक पृष्ठभूमि हो गई। उन्होंने सब अपराध स्वीकारा है ना। हमने हमारे रहते समय इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान कीर्ति आजाद नहीं दे सकते थे। आपराधिक कृत्यों में सत्यता के संदर्भ में कभी उन्होंने कोई बयान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए किया क्या? वैसे ही बयानों की बात करिए तो एक लंबी फेहरिस्त है कीर्ति आजाद की। नहीं, स्वयं स्वीकार रहे, भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के स्वीकार करवाया नहीं उनसे, स्वयं स्वीकार रहे हैं। और कांग्रेस में जाते ही कैसे ही व्यक्ति जैसे सिद्धू राष्ट्रप्रेमी से राष्ट्रद्रोही, स्वयं हमने थोड़े कहा कि आप राष्ट्रद्रोही बयान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिद्धू को पाकिस्तान प्रेम करने के लिए उकसाया, ऐसा तो है नहीं। वो स्वयं वहां जाने के बाद वहां की संस्कृति ऐसी है, आबो हवा ऐसी है कि अपराध, माफिया वृत्ति, राष्ट्रद्रोह, ये कांग्रेस के संस्कारों में इतना घुला मिला है। ठीक है, एक व्यक्ति वहां जाने के बाद अपराधी नहीं जाता। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज इस समय की आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में 5वीं बार सीजफायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने पुंछ के गुलपुर सेक्टर में भारी फायरिंग की है। पाकिस्तान ने रात 1 बजे से सुबह 3 बजे तक रिहायशी इलाकों में गोले दागे हैं। पाकिस्तान की इस उकसावे भरी कार्रवाई का भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एलओसी पर गुलपुर सेक्टर में ये गोले दागे गए। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ गए। अजय, पाकिस्तान के लिए अब ये कहना भी बहुत ज्यादा हो गया है कि वो सुधरेगा, नहीं सुधर रहा है।
धाक के 3 पात, कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, अलग थलग पड़ गया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, कोई देश साथ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने के लिए तैयार है ये पाकिस्तान। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जो है, कूटनीतिक कार्रवाई ये कहेंगे कि भारतीय सरकार की तरफ से की गई है, उसके बाद अलग थलग बेशक पाकिस्तान पड़ गया है, मगर पाकिस्तान जैसी नस्ल जो है वो शायद बाज नहीं आएगी। आपको बताऊं, बीती रात भी जो है पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिला जो पड़ता है वहां खड़ीकल माला इलाका है और चकंदाबाग बाग इलाका है, जहां से ट्रेड होता है, जहां से बस सर्विस पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में चलती है, भारत के बीच में चलती है, वहां पर पाकिस्तान ने फायरिंग की है और अंधाधुंध फायरिंग की है। रात 3 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी, जो अभी तक जारी है रुक रुक के, और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड है। और पिछले अगर हम 24 घंटों की बात करें तो 5 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। नौशहरा से लेकर, जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से लेकर पुंछ तक जो है ये लगातार फायरिंग की गई है। और मंशा पाकिस्तान की बड़ी साफ है, कहीं ना कहीं आतंकियों को अंदर घुसाना है और भारतीय चौकियों को, भारतीय सिविलियंस को निशाना बनाना है। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी के 18 हुर्रियत नेताओं और 160 राजनेताओं की दी गई सुरक्षा वापस ले लिया। यह भी एक बड़ी खबर है इस समय की। इसके साथ ही 160 से ज्यादा राजनीतिज्ञों का सुरक्षा कवच भी छीन लिया गया है। इससे पहले भी सरकार ने पुलवामा हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए 4 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली थी। बुधवार की कार्रवाई के बाद सभी 22 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस हो गई है। अजय, इस खबर पर आपसे हम अपडेट चाहेंगे। बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है और बहुत जरूरी भी था ये कदम, क्योंकि यही राजनेता हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आतंकवादियों के घर जाती हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के खिलाफ बयान देते हैं और महबूबा मुफ्ती उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार को भी समझ आ गया है कि कश्मीर में कहीं ना इसी तरह की कार्रवाइयां जो है बहुत जरूरी हो जाती है। और खासतौर पे पुलवामा हमले के बाद जब देश भर में गुस्सा था, उस वक्त भी अगर इस तरह के जो है बयानबाजी होगी, राजनीतिक दल जो कश्मीर बेस्ड हैं, राजनीतिक दल हो या गैर राजनीतिक दल या सेपरेटिस्ट लीडर जो कहीं ना कहीं कश्मीर का खाते हैं, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं, यही के जो मापदंड है उसी के हिसाब से चलते हैं, मगर फिर भी पाकिस्तान के गाने गाते हैं। उनके लिए बड़ा जरूरी था कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो। और केंद्र सरकार के जो इनिशिएटिव के बाद कल राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें 18 और जो पहले 4 जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, उसके बाद 18 और सेपरेटिस्ट लीडर, जिसमें सईद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक, शबीर शाह और बाकी जो है उनके नाम शामिल है। उन सबकी सुरक्षा हटा दी गई है, उनको दी जाने वाली सरकारी मदद बंद कर दी गई है और अब उनको जो है बिना सुरक्षा के वहां रहना होगा। वहीं 155 ऐसे राजनेता थे, ऐसे ब्यूरोक्रेट थे जो पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी भी सुरक्षा व्यवस्था जो है उनकी रिव्यू की गई है और उनकी सुरक्षा जो है वापस ले ली गई है, जिनको इसकी जरूरत नहीं थी। और ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का शायद इसीलिए आया है, खासतौर पर सेपरेटिस्ट लीडर के खिलाफ, क्योंकि वो लगातार कश्मीर में ब्लडशेड के लिए जिम्मेदार हैं, खून खराबे के लिए जिम्मेदार हैं, कश्मीर बंद और कश्मीर में बवाल मचाने के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें, 10:30 बजे 10:30 पर मेरे साथ पहली बहस देखना ना भूलें। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। हमारा मुद्दा है कि क्या 370 हटाने से हल होगी कश्मीर की समस्या का पहली बहस मेरे साथ देखिए। एक बड़ा पैनल भी होगा मौजूद। और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हेग में कुलभूषण जाधव मामले में आज पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। कल सुनवाई के दौरान भारत ने आईसीजे में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। दलीलों के आधार पर भारत ने आईसीजे के जजेस से अनुरोध किया कि वो कुलभूषण जाधव की मौत की सजा को रद्द करें, क्योंकि वो जबरन कबूलनामे पर आधारित है। कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। आज पाकिस्तान अपना फाइनल पक्ष रखेगा। हरीश साल्वे ने कल कोर्ट से दरखास्त की कि जो कबूलनामा जबरन जोर जबरदस्ती के साथ कुलभूषण जाधव से लिखवाया गया है, उसके आधार पर कोई भी फैसला न लिया जाए।
पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को स्थगित करने की मांग भी की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जाधव भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर से उनको अगवा किया गया था। ये भारत लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान से उनकी गिरफ्तारी दिखाई थी और कहा था कि वो जासूसी कर रहे हैं और पाकिस्तान के नागरिकों को मारने में उनका हाथ है। उसके बाद एक सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ आईसीजे भारत पहुंचा था। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी हेग से जुड़ रहे हैं। आशीष, 3 दिन की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, चौथा दिन आज है, क्या अपडेट आप हमें दे सकते हैं? जी, आज 21 फरवरी को मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कोर्ट रूम है, यहां पर पाकिस्तान अपनी अंतिम कोशिश करेगा कुलभूषण जाधव केस में। 4 दिन की सुनवाई थी। 18 को पहले भारत ने अपना पक्ष रखा 3 घंटे के लिए, फिर 19 को पाकिस्तान ने 3 घंटे के लिए अपना पक्ष रखा, 20 को फिर हरीश साल्वे ने भारत की तरफ से 1.5 घंटे के लिए अपना पक्ष रखा और अब 21 तारीख को आज लगभग 4:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से, जो कि लगभग शाम के 9 बजे होगा भारतीय समय के मुताबिक, 1.5 घंटे के लिए पाकिस्तान के लॉयर खबर कुरैशी अपना पक्ष रखेंगे और इसके साथ ही आज की जो पूरी हियरिंग है वो खत्म हो जाएगी और कुलभूषण जाधव में जब जो भी ओरल आर्गुमेंट्स थे, मेमोरियल, काउंटर मेमोरियल था, इन सब का सिलसिला अब खत्म हो जाएगा, जो पिछले लगभग 2 सालों से चल रहा था, जिसकी शुरुआत मई 2017 में हुई थी, जब पाकिस्तान घसीट कर यहां पर लाया गया था भारत द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अब इसके बाद लगभग 2 से 3 महीनों का समय है जब वर्डिक्ट आएगा। लेकिन अगर हम कुछ खास बातों पर ध्यान दें, जो कि कल हरीश साल्वे ने जिस तरह से धज्जियां उधेड़ी पाकिस्तान के आर्ग्यूमेंट्स की, वो देखने लायक बात थी, क्योंकि मैं कोर्ट रूम में अंदर था और मैंने उसे देखा तो पहले जो 15-20 मिनट थे वो हरीश साल्वे ने 1.5 घंटे में से इसलिए केवल इस्तेमाल किए कि जो 20 तारीख को 3 घंटे में पाकिस्तान के लॉयर खबर कुरैशी ने जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के खिलाफ और भारत एक देश और समाज के तौर पर उसके खिलाफ किया था। 15-20 मिनट हरीश साल्वे जी ने केवल उसकी धज्जियां उधेड़ी और उन पर भी काफी पर्सनल अटैक किए थे, जैसे कि हम्टी डम्टी वाले शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसीलिए हरीश साल्वे जी ने पहले ये सोचा कि इसकी पहले जो उत्तर दिया जाए, जो कि 20 तारीख को पाकिस्तान ने किया था, 19 तारीख को पाकिस्तान ने किया था, 20 तारीख को हरीश साल्वे जी ने पहले उसका उत्तर। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नजर बना के रखिए इस खबर पर, हम फिर लौटेंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, देखते रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज। बात का विरोध बढ़ रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को हटा दिया जाए। घाटी में धारा 370 का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और ये धारा कश्मीरियों को बाकी हिंदुस्तानियों से अलग कर रही है। इसी को लेकर लगातार पूरे देश में मांग बढ़ रही है। कल्याण सिंह बीजेपी के नेता भी हैं, गवर्नर भी है राजस्थान के, उन्होंने भी अब ये मांग उठा दी है कि इस धारा को हटाया जाना चाहिए। कट्टरपंथी, अलगाववादी और आतंकवादी धारा 370 की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, ये देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में कश्मीर से धारा 370 नहीं हटेगी तो कब तक नहीं हटेगी? हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा हटाने से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आ चुका है कि धारा 370 को हटाया जाए। इसी मुद्दे पर पहली बहस आज होगी। मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है, मैं आपका तारुफ करा देती हूं उस पैनल से। और क्या है धारा 370? ये लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है ये धारा। जम्मू कश्मीर के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो गलत किया जा रहा है। अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा हटा लेने से पुलवामा हमले का बदला पूरा नहीं होगा। अब पूरे देश से ये मांग उठने लगी है और लगातार उठती रही है। ऐसा नहीं है कि ये अब उठने लगी है, लगातार ये मांग उठती रही है कि धारा 370 को हटाया जाना चाहिए। विशेष जो विशेष दर्जा इस राज्य को मिला हुआ है, जो कानूनी सहूलियतें मिली हुई हैं, वो सब इनसे हटाई जानी चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों को आम हिंदुस्तानियों से ये धारा बांटती है। संप्रभुता के लिए ये नुकसानदेह है। तो लगातार ये जो मांग उठ रही है, इसी पर हम पहली बहस करेंगे।
मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमसे जुड़ेंगे, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमसे जुड़ेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे, सुशील पंडित कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, देश रतन निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सैयद बाबर कादरी साहब लॉयर हैं। तो एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा। तो देश रतन निगम जी, आपसे मैं शुरुआत कर लेती हूं। अभी और मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे धीरे धीरे। आप मेरे साथ मौजूद हैं। धारा 370 से कुछ फायदा तो नजर नहीं आया। जो ये तमाम राजनीतिक दल, पीडीपी की बात कर लीजिए, एनसी की बात कर लीजिए, और तमाम जो अलगाववादी नेता हैं वो कहते हैं नहीं 370 को कैरी ऑन करना चाहिए। कुछ फायदा तो ना कश्मीरियों को हुआ ना हिंदुस्तान को हुआ, तो इसे क्यों ना हटा दिया जाए? देखिए, हटाना एक बात है जो कि होना चाहिए, लेकिन ये अपने आप भी हट चुका है और जबरदस्ती चलाया जा रहा है। इसको अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स अगर देखें, विचार विमर्श देखें, उसमें साफ कहा गया था ये अस्थायी है, तत्कालिक है, परिवर्तन के लिए है। जब वो परिवर्तन हो रहा था और जो वहां पे अस्थायी सरकार बनी थी वो उसके लिए था, क्योंकि उसके बाद सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तय करना था जो जेएनके की है, और उसके बाद उनका अपना संविधान आया। तो अगर आप ये देखें कि ये जो तत्कालिक अनुच्छेद था 370 उसी पीरियड के लिए था जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेबल नहीं थी, बनी, और उन्होंने रेटिफाई कर दिया विलय को, और वहां अपने आप लैप्स कर गया। इसलिए उन्होंने इस पर अपना विचार विमर्श भी नहीं किया, दिमाग भी नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लैप्स होना था, और ये लैप्स हो गया वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के रेटिफिकेशन के बाद। तो ये जो उसमें लिखा हुआ है कि बिना सरकार की सहमति से हट नहीं सकता, ये वो सरकार है जो अस्थायी सरकार थी, क्योंकि उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सब कुछ आगे का तय करना था, वहां का संविधान बनाना था। तो ये जो सरकार की सहमति की बात हो रही है वो इंटरिम सरकार की थी, जो अस्थायी सरकार उस वक्त के लिए बनी थी। तो इसलिए बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये जो बात बोली जा रही है कि तो सरकार की सहमति चाहिए। आप एक वकील हैं, क्या आप मुझे ये, अगर मैं सही अर्थ निकाल पा रही हूं आपकी बात का, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि ये धारा 370 जो है ये खत्म हो चुकी है, जबरदस्ती चलाया गया इसको राजनीति के लिए? ये तो सरकारों के संज्ञान में होगा, ये गलत है। और दूसरा, लोग कहते हैं ना समय बीत गया, और सुप्रीम कोर्ट कहता है इतने समय के बाद ये परमानेंट हो गया। कोई गैर संवैधानिक चीज संवैधानिक नहीं हो सकती समय बीतने के कारण। ठीक है, ये बड़ा क्लियर लॉ है। चलिए, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, सैयद बाबर कादरी साहब भी वकील हैं, वो भी हमसे जुड़ गए हैं। बाबर कादरी साहब, अभी हम देश रतन निगम हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको भी हम सुन रहे थे, तो उनसे हमने यही पूछा कि धारा 370 से ना तो कश्मीरियों को फायदा हुआ और ना हिंदुस्तानियों को फायदा हुआ, और अलगाव जो है वो बढ़ता चला गया, आतंकवाद लगातार बढ़ता चला गया, तो इसमें क्यों ऐतराज है अगर धारा 370 को हटा दिया जाए? शोभना जी, पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जब एक्सेशन हुआ था, महाराजा ने किया था, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बनी थी, फिर जब 370 बना था, एक माहौल था, हिंदुस्तान के हक में माहौल था उस वक्त 1947 के बाद, जब कश्मीरियों ने एक्सेप्ट किया था शेख अब्दुल्ला का डिसीजन और हरी सिंह का डिसीजन। मगर आप देखें, खुद हिंदुस्तान का नुकसान हुआ जब 370 के साथ छेड़छाड़ की गई। ये कश्मीरियों का कोई नुकसान नहीं, ये हिंदुस्तान का नुकसान हुआ। अगर आज यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यहाँ पे नाराजगी है, एलिनेशन है, ये आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या इस वजह से नहीं है कि जो वजह यह है कि आपने 370 के साथ छेड़छाड़ की, आपने शेख अब्दुल्ला को जेल में भर दिया, आपने 370 को घिसते घिसते घिसाने की पॉलिसी अपनाई थी। ये आपको देखना पड़ेगा। देखें, आप बहस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जो वकील साहब अभी कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ ये फिर रिडंडेंट हो गया, आर्टिकल 370 और 35A में खुद एक कोड है कि इसको कैसे आप खत्म कर सकते हैं। आप इसको खत्म कर सकते हैं जब आप रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेएनके की, वो आप नहीं कर सकते, इसलिए इट इज अनएमेंडेबल, यू कैन नॉट अमेंड इट। बाबर कादरी साहब, आप एक कश्मीरी हैं, और क्या आपको ऐतराज है अगर 370 हट जाए तो?
370-35 से दोनों की बात करें। एतराज क्या है कि हमारी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी। देखिए, हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपने उसके साथ छेड़छाड़ की। आप लोग आजादी की बात करते हैं, पहले पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात हो रही थी, एक स्टेटस की बात हो रही थी, स्पेशल स्टेटस की बात हो रही थी। आपने उसके साथ छेड़ा, आजादी की बात हो रही है। हम तो नहीं करते हैं, ये तो पाकिस्तान का दिया नारा है कि कश्मीर आजादी चाहता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे आजादी की बात करता है, बच्चा आजादी की बात करता है। कहाँ आजादी? कल भारतीय फौज की भर्ती में 20,000 आपके कश्मीरी पहुंच गए और आप कह रहे हैं आजादी की बात करते हैं। प्रोटेक्शन देते हैं। यहाँ पे आपने 2016 में हजारों बच्चों को नाबीना किया, यहाँ पे हजारों बच्चों को जेल भर दिया। आपको इससे अंदाजा लगना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों में वो ट्रांसफर हो गई है नफरत हिंदुस्तान के खिलाफ। ये क्यों होगी? क्योंकि आपने कश्मीरियों के साथ छेड़छाड़ की, इनको हरासा किया, सियासी तौर इनको इंसिक्योर किया, हर किसी मौके पे धोखे दिए। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी जुड़ गए और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत गंभीर मसला है, धारा 370 को हटाने को लेकर लगातार मांग चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। और अब तब जब इतने हालात खराब हो गए हैं, क्या लगता है कि धारा 370 हटा लेने से ही सारी समस्याओं का हल हो जाएगा कश्मीर समस्या का? और क्या आप हक में हैं? कांग्रेस पार्टी हक में है? शोभना जी, जो लोग ये शोभना जी हैं कि धारा 370 आऊंगी शोभना जी 1947 से पहले कादियान साहब आपके पास भी आऊंगी। पहले कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद कादियान सर आपके पास भी आऊंगी। बोलिए सुरेंद्र राजपूत जी। ओके, तो अगर ये लोग जो कहते हैं कि धारा 370 हट जाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, तो अगर धारा 370 के हटने से सारी समस्याओं का हल हो जाता तो कब का हल हो चुका होता। आप अगर एक दो बातों को देखेंगी, अभी वकील साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे, चूंकि ये मुद्दा अभी राजनीतिक तूतू महमे का नहीं है, इसलिए हम बहुत स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 संदर्भ बता देता हूं जी। धारा 370 के शीर्षक शब्द में है जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान, जिसको वकील साहब बोल रहे थे। ठीक। बट टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अब इसको लगा भी कौन सकता है और हटा भी कौन सकता है? तो वो जम्मू कश्मीर की असेंबली से आपको पास कराना होगा। अभी तक सरकार वहां पर पीडीपी की और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अगर इस तरीके की भाषाओं की बात होनी थी तो असेंबली नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिल्कुल। और सुन ली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में पहले ही खत्म हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई बार इसको परमानेंट कर दिया। अब खैर हम धारा 370 पर ज्यादा नहीं आएंगे। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, 2 बातें। जैसे आज की डेट में एक देश में कुछ रिटायर्ड फौजियों के द्वारा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 370 हटते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, चूंकि हम रिटायर्ड फौजियों को कश्मीर में बसा देंगे। तो मैं एक जिम्मेवारी पूर्ण बात कहता हूं शोभना जी आपसे, और आप ही से कह सकता हूं, क्योंकि और चैनल के एंकर तो सुनते नहीं है, वो तो तुरंत हमें राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। बोलिए। हम आपसे बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि जम्मू में पूर्व सैनिकों की एक बड़ी संख्या है और लद्दाख में पूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या है। कश्मीर के तमाम जगहों पे पूर्व सैनिकों की बड़ी संख्या है, जिसको कि बसाने के लिए आपको किसी धारा को हटाने की जरूरत नहीं। वो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। आप वैली में उनको बसा दीजिए। 3.5 लाख कश्मीरी पंडितों के परिवार ऑलरेडी कश्मीर वैली से आकर के जम्मू में ठहरे हुए हैं। आप उनको वापस ले जाइए, उनको बसा दीजिए। आपको डेमोग्राफी चेंज करनी है। आप ये सारी चीजें आप करने की हिम्मत तो करिए। एक परिवार को आप वैली में वापस नहीं ले जा पा रहे। बड़ी तसल्ली से मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पूरी कीजिए बात सुरेंद्र जी। और मैं आपको नहीं, मैं कांग्रेस का पक्ष रख दूं। कांग्रेस संविधान के साथ में है और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगा कांग्रेस उसके साथ में है। ठीक है। कांग्रेस इस तरीके बहुत सारे बयानबाजियों के, सुरेंद्र जी आपने बहुत सारे हल सुझाए कश्मीरियों को जो जम्मू में बस गए, उनको श्रीनगर शिफ्ट किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। क्या सिर्फ बीजेपी की और पीडीपी की सरकार ही बनी है? आपने ये तमाम जो बड़े बड़े मीडिया के एंकर्स हैं ये बोल रहे हैं। कुछ फौजी
अगर इस समस्या का हल आपको मालूम था, ये गूढ़ ज्ञान था कांग्रेस के पास, तो आपने भी बहुत साल शासन किया है, आप ही उस तरफ कदम बढ़ा देते तो आज हालात यहां तक नहीं पहुंचते। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी भी है, आप मानते होंगे। मैं पूरा, हाँ बिल्कुल पूरी नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, कश्मीर के मामले में कश्मीर की समस्या एक दिन में नहीं सुलझेगी। कश्मीर की समस्या को पहले आपको पता तो करना पड़ेगा कि क्या है। कश्मीर को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक वोट लेने की मशीन के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। ये आपने भी गलतियां की है, वो भी कर रहे हैं, हमें भी गलतियों को सुधारना चाहिए। शक्ति की कमी आप सभी राजनीतिक दलों में है, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, और इसीलिए आज ये समस्या इतनी गंभीर हो गई है, मासूम बन गई है। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मुझे औरों को समय देने दीजिए। औरों को राज काद्यान जी, क्या आपको लगता है कि धारा 370 अनुच्छेद 370 हटा दिया जाएगा, 35 से हटा दिया जाएगा तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी? कश्मीरी जो है, जो भटके हुए जिनको कहते हैं, क्या वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा? 370 हटा दिया जाएगा, 35 से हटा दिया जाएगा तो सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कश्मीरी जो है, जो भटके हुए जिनको कहते हैं, क्या वो सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा? आपका अनुभव क्या कहता है? शोभना जी, मैं पॉलिटिक्स से हटके देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोलना चाहता हूं। जी सर। 47 में हमारे पास 584 अलग अलग राज्य थे जी। उन सब ने अपनी विलिंगनेस दी थी भारत के साथ मिलने की, उसमें कश्मीर भी शामिल है। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को वो एक्सेशन साइन किया था। आज के दिन हमारे पास 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी है। कंडीशनल बाबर कादरी साहब बीच में मत बोलिए। बाबर कादरी साहब, बहुत गंभीर डिबेट है, आप जब बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोल रहा था। अब उनको आप अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, उनके बाद में मैं आपके पास आऊंगी। आपके जो पॉइंट्स हो वो आप लिख के रख लीजिए, आप जवाब दे दीजिएगा। बहस को अच्छी तरह करने दीजिए, बहुत गंभीर मसला है। जी कादियान साहब पूरी कीजिए अपनी बात। थैंक यू जी कादियान साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर हमने उन 29 राज्यों को और 7 यूनियन टेरिटरीज को एक परिवार के समान मिला के और देश को आगे प्रगति की ओर बढ़ाना है तो उन पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। ठीक है। कश्मीर में 65 साल से 370 का हमने नतीजा देखा है, वो नतीजे नेगेटिव है। पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाता रहा है। इसमें इसको बदलना आसान नहीं है, हम मानते हैं। इसमें जो कानूनी और जो संवैधानिक बाधाएं हैं, देश की सुरक्षा के सामने कोई ऐसा प्रावधान नहीं जो अनअमेंडेबल हो, जैसा कहा जा रहा है। सब कुछ अमेंड हो सकता है। देश की सुरक्षा सुप्रीम है। मैं समझता हूँ सब राज्यों पर बराबर एक ही कानून लागू होना चाहिए। इसको कब हटाना है, कैसे हटाना है, वो समय लगेगा, क्योंकि 65 साल से हमने बच्चों को अलगाववादी परिवारों में, स्कूलों में, समाज में वही बात सिखाई है। तो इसमें रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस को देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कम करना पड़ेगा, ये बदलना चाहिए। ठीक है। बाबर कादरी साहब, आपसे मेरा सवाल थोड़ा धारा 370 से अलहदा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आतंकवाद के लिए आप किस चीज को जिम्मेदार मानते हैं? जो अलगाववाद बढ़ा है कश्मीरियों के बीच में इतना ज्यादा, वो क्या बात है जिसकी वजह से बढ़ा है? देखिए शोभना जी, जबरदस्त डिबेट हो रहा है, अच्छे से डिबेट हो रहा है, इसको पर्सपेक्टिव में लेते हैं। आई थैंक यू फॉर होल्डिंग दिस काइंड ऑफ अ डिबेट, सीरियस डिबेट। देखें, अलगाववाद या आतंकवाद जिसे आप कहेंगे, या कश्मीरी लोग यहाँ पे उसको फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, इसकी एक वजह है। वजह क्या है? कश्मीरी तो खुद हिंदुस्तान के साथ आए थे 1947 में। एक्सेशन तो महाराजा ने किया और शेख अब्दुल्ला ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। क्या वजह है कि 47 के बाद कश्मीरी एलिनेट हो गए, दूर हो गए हिंदुस्तान से। यहाँ पर हालात पहुंचे हैं कि अब एक फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ी जा रही है कश्मीर में, ये बैटल ग्राउंड बन गया है। क्या वजह है? वजह यह है
कि जिन कमिटमेंट्स के साथ हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की रियासत एक साथ आ गई थी, यूनियन में आ गए थे, इलाहाक में आ गए थे, उन कमिटमेंट्स को वायलेट किया गया। पहले जिस बंदे ने सपोर्ट हिंदुस्तान को यहां पर किया, शेख महमूद अब्दुल्ला ने, उसी को 1953 में जेल भर दिया गया। उसके बाद 370 था, उसको घिसते घिसते की पॉलिसी अपना के घिसा ही दिया। फिर जाके आप देखें रिगिंग होगी, इलेक्शंस में रिगिंग, कुछ खानदानों को यहाँ पे गवर्नेंस में लाया गया। रेस्ट ऑफ द पीपल को यहाँ पे जो बाकी लोग थे यहाँ पे उनको आइसोलेट किया गया, डिप्राइव किया गया फ्रॉम रूलिंग एलिट्स। तो अब मसला ये है 87 में जब रिगिंग होगी तो वो एक मसला है, ये कंटिन्यूअस डिनायल और कंटिन्यूअस डिचिंग एंड डिसीट है। अच्छा, अब आप अब एक दूसरे सवाल का जवाब दे दीजिए बाबर कादरी साहब। वजह वही है बाबर कादरी साहब, दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो आतंकवाद इतना ज्यादा कश्मीर में बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ भारतीय फौज का हो रहा है, हिंदुस्तान का हो रहा है, कश्मीरियों का नहीं हो रहा है? जो ये शब्द मैं इसलिए स्पेसिफिक कर रही हूं, मेरे हिसाब से कश्मीरी भी हिंदुस्तानी ही है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं कि आपको ये लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है उससे कश्मीरियों का नुकसान नहीं हो रहा है? उनके पास रोजगार नहीं है, अशिक्षा है, बढ़िया वो लाइफ क्वालिटी वो लीड नहीं कर पा रहे हैं जो बाकी प्रदेशों में आम हिंदुस्तानी कर रहे हैं? सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान कश्मीरियों का है। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो आपस में लगे ही हुए हैं, उनकी आवाम तो पिसी रही है। सबसे जानी और माली नुकसान कश्मीरियों का हो रहा है। यहाँ पे अनएजुकेशन है, यहाँ पे इलिटरेसी है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे डिनायल ऑफ वेरियस मतलब अपॉर्चुनिटीज है। आप देखें, ये तो सच है, मगर देखें इससे भी ज्यादा मैं बड़ी बात कहूं, हम कश्मीरियों के इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे जो कुछ हिंदुस्तान ने सिंस 1947 किया, सारा सार्क सफर कर रहा है, सार्क ग्रूम नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, वहां पे बॉर्डरलेस नेशंस बन गए। ये सार्क भी हो सकता था। क्या वजह है सार्क रुक रहा है? सार्क कोई अब मीटिंग नहीं हो रही है। बाबर कादरी साहब, जब आप इतनी समझदारी भरी बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ठीक है, बाबर कादरी साहब जब इतनी समझदारी भरी बातें कर रहे हैं तो खुद आम कश्मीरी क्यों नहीं सामने आ जाता है? और जो आपकी राजनीतिक दल है, चाहे पीडीपी हो, जो कि पालते पोसते हैं आतंकवाद को, क्यों नहीं उनसे ये मांग करता है कि 370 को हटाइए, आम हिंदुस्तान वाले सारे कानून यहां भी लागू हो, वो डेवलपमेंट यहां भी लागू हो और कश्मीरियों को फायदा हो? लेकिन जब आप डिबेट्स में बैठते हैं तो बात तो बड़ी समझदारी की करते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और होती है। देखिए शोभना जी, 370 और 35A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। अगर इसको आपने छेड़ा तो पहले ही यहाँ पे नाराजगी है, इससे ज्यादा नाराजगी हो जाएगी। कोई फायदा है ही नहीं 370 से। आप ये मान रहे हैं कि आतंकवाद सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को पहुंचा रहा है, आतंकवाद से सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो कश्मीरियों को है, तो हटने दीजिए 370। जब आप छेड़ेंगे 370 के साथ, जब आप छेड़ेंगे 35A के साथ, आतंकवाद बढ़ेगा। बाबर कादरी साहब, आप कश्मीरी पंडितों को मार के भगाइए तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, हिंदुस्तान में फैल सकता है। ठीक है, मेरे साथ रुक जाइए। अब कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित भी जुड़ गए। सुशील जी, ये मांग लगातार चलती आ रही है कि 370 हटा दिया जाए। 370 क्या 370 हटाना ही सारी समस्याओं का हल आपको लगता है? बिल्कुल, जिस चीज को न हटाने की जिद जिहादी करे, सबसे पहले उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिहाद का बीज है 370। 370 हमारी संसद के हाथ पांव बांधता है कश्मीर के विषय में। 35A हमारे संविधान को बांधता है कश्मीर के विषय में। इतनी खुली छूट, इतनी रियायत इस देश में किसी राज्य को नहीं मिली, और इसी वजह से ये भ्रम पल गया कश्मीर में, और इसको हवा दी उन जिहादियों ने जो पट्टी पढ़ाने में सफल हो गए कुछ लोगों को कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, कश्मीर कुछ विलक्षण प्रदेश है, ये आसमान से उतरी हुई कोई जगह है, और यहां के लोगों को आपने एक पाकिस्तान बना के देना है भारत की भूमि पर, तो वो अपना मनमाना करें, मनचाहा करें।
ये छूट देता है 370 और 35A, तो सबसे पहले इस मानसिकता को कुचलना पड़ेगा। आप देखिए अभी बाबर कादरी साहब, एक मिनट रुक जाएगा। बाबर कादरी साहब, मेरी पहली बहस का यही नियम है, और अभी आपने खुद तारीफ करी कि बहुत अच्छी तरह डिबेट चल रही है। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आप हाथ उठाएंगे, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, उनकी बात खत्म होते ही। चलिए ठीक है, मुझे इस समय हेडलाइंस के लिए रुकना पड़ रहा है, छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और इस पहली बहस के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे कि क्या धारा 370 हटा देना ही कश्मीर समस्या का हल है। एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ है। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, जिसकी मांग लगातार उठती रहती है। रोहित चहल जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट है, देश रतन निगम जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सैयद बाबर कादरी साहब लॉयर हैं। सुशील पंडित जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या धारा 370 हटाने से सारी समस्याओं का हल हो जाएगा? अनुच्छेद 370 समस्याओं को पैदा तो कर गया है, लेकिन उसको हटाना मात्र ही हल नहीं है। वो हटाना पहला चरण है, पहला कदम है, जो बहुत जरूरी है। और उसके बाद इसके कारण जो परत दर परत मैल जम गई है लोगों की मानसिकता में, उसे साफ करना जरूरी है। वहां ग्राउंड पर, जमीन पर काम करना जरूरी है, और उसके बाद और बहुत सारे कदम लेना जरूरी है। वहां उस पूरे राज्य को सामान्य राज्य के दर्जे पर लाना जरूरी है। हमने वहां पर जो पाल लिए हैं हुर्रियत जैसे अलगाववादी, वहां जो एक पाकिस्तान परस्ती की मानसिकता हमने पनपा दी है, और जिसके कारण आज जिहाद सर चढ़कर बोल रहा है और घाटी को हिंदू विहीन कर चुका है, वहां पर देश के 100 कानून लागू नहीं होते। आप सोचिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होता, प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। आप मस्जिदों का बेजा इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए, एनकाउंटर करती आर्मी पर पथराव करवाने के लिए। ये सब बंद होना पड़ेगा, क्योंकि यही जननी है वहां के आतंक की, वहां के जिहाद की। वहां की शिक्षा व्यवस्था में जो जमाती लोगों का पदार्पण हो गया है, जिन्होंने पूरी की पूरी नस्लों में जहर भर दिया है दिमागों में, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये लंबा चलेगा, ये थोड़े में काम होने वाला। बाबर कादरी साहब, आप अगर एक सच्चे कश्मीरी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, और कश्मीर के युवाओं का आप एक वकील हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, अगर सच में आप हल चाहते हैं कश्मीर समस्या का, कश्मीर के युवाओं की समस्या का हल चाहते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं अंदर खाने आप भी मानेंगे कि धारा 370 सिर्फ आतंकवाद को पाल पोस रही है, उसके अलावा कुछ विकास इससे हो नहीं रहा है। शोभना जी, अगर आप सच सुनना चाहते हैं, अगर आप सच्ची हिंदुस्तानी, मैं सच सुनना चाहती हूँ, आप बोलिए। दे सकते हैं। देखें, जब महाराजा यहाँ पे जो महाराजा जब यहाँ पर काम कर रहे थे, तो हिंदुस्तान जो यूनाइटेड इंडिया था, उनके खिलाफ भी एक मानसिकता थी। वो मानसिकता ये थी कि 35A कश्मीरी पंडित कुछ एक्टिविस्ट थे, उन्होंने उस वक्त एजिटेशन चलाई कि हिंदुस्तान से यहाँ पर कोई ना आए, क्योंकि कश्मीरी पंडित जो थे वो यहाँ पर इलीट थी, रूलिंग इलीट थी। अब जब हालात चेंज हो गए 47 के बाद, यही कश्मीरी पंडित हिंदुस्तान को फिर से मिसलीड कर रहे हैं। ये कश्मीरियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। ये कुछ कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने आज तक कश्मीरियों को भी मिसलीड किया। बाबर कादरी साहब, मैं कश्मीरी पंडित नहीं हूँ। ये हालात आज है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, दहशतगर्दी, मैं कश्मीरी युवाओं के हक में बात कर रही हूँ कि अगर धारा 370 हटती है, 35A हटता है, लोग बाहर से आते हैं, आपकी स्टेट में उद्योग लगाते हैं, बड़े बड़े होटल्स खोलते हैं, टूरिज्म डेवलप करते हैं, तो आपका फायदा है इसमें। 370 को हटाने में आप अपना नुकसान क्यों देखते हैं? अगर बड़े बड़े उद्योग आपके कश्मीर में लगेंगे, हम कहते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स हैं, हमें वो दिया जाए, हमें वो दिया जाए। आप हमारे साथ छेड़े ना, डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगी। हम अभी भी हिंदुस्तान के बहुत सारे अवाम के ज्यादा डेवलपमेंट क्यों नहीं? हमारे यहाँ जीडीपी ज्यादा है, सारा बजट हमारे यहाँ पे ज्यादा है। सुशील पंडित कश्मीरियों को गरीब बनाओ, सुन लीजिए। सुशील पंडित का माइंडसेट है, सुन लीजिए, जो कश्मीरियों के खिलाफ बोलता रहता है। बाबर कादरी साहब, बोल रही हूँ मैं आपसे ये कह रही हूं कि सारी सुविधाएं आपको दी गई, लंबा चौड़ा बजट आपको दिया गया, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहा,
70 सालों में इस धारा 370 ने आपको क्या फायदा पहुंचाया, ये आप मुझे बता दीजिए। आपके खुद के बच्चे मर रहे हैं, अब तो समझिए। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर 370 आपने 47 से इंटैक्ट रखा होता तो आज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, यहाँ पे वायलेंस नहीं होती। अच्छा। ये कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस जो है आपकी छेड़छाड़ की वजह है। ये आप राजनीतिक दलों के चलते हैं। ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से आतंकवाद को पालते पोसते हैं, आम कश्मीरियों को भ्रम में रखते हैं, ये उसका नतीजा है। आम कश्मीरी कल सेना की जब भर्ती हुई तो 20,000 कश्मीरी लड़के पहुंचे। आप धोखे में आते हैं, वो आप लोगों की तरह नहीं बात करते। उनको नौकरियां चाहिए, खाने के लिए बढ़िया खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। देखिए मैं उनसे इख्तिलाफ रखता हूं, हाँ। मैं उनसे इख्तिलाफ रखता हूं, मगर ये झूठ उन पे तोहमत लगा दें आप, ये गलत बात है। ये तोहमत नहीं है, ये सच है। चलिए ठीक है। 20,000 कैसे पहुंच गए भर्ती के लिए? अगर इतना कश्मीरी आपके साथ है और धारा 370 के खिलाफ है और 370 के हक में नौकरियां चाहिए सर युवा को, अगर नौकरियां मिलेंगी, रहने को बढ़िया घर मिलेगा, अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, तो एक भी युवा, ये गारंटी पूरा हिंदुस्तानी हर देश नागरिक आपको दे रहा है कि एक भी बच्चा, एक भी कश्मीरी हमारे देश का आतंकवाद में नहीं जाएगा। सेंटिमेंट होता है ना, आप उसको नौकरियों की लालच से दबा नहीं सकते। जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है और पॉलिटिकल जो यहाँ पे इनसिक्योरिटी आपने की है ना, नौकरियों की लालच से आप उसको दबा नहीं सकते। मैं जवाब दे देश रतन निगम जी बोलिए। हाँ कादरी साहब, 20,000 लोग जब 2500 नौकरियों के लिए जाते हैं तो आपकी बात वहीं झूठी हो जाती है, और वो सेना में भर्ती करने के लिए। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप अपनी दुनिया से बाहर आइए और आम कश्मीरियों से बात टोटल पॉपुलेशन क्या है जम्मू कश्मीर की? 20,000 अगर भी अरे भाई हैं, आप क्या होता है? आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, आप श्रीनगर से आ रहे हैं। देखिए आप अगर रूट कॉज में जाना चाहते हैं, अगर आप रियली एड्रेस करना चाहते हैं इशू को, तो रूट कॉज देखें। रूट कॉज ही बता रहा हूँ आपको। रूट कॉज आपका कंटिन्यूअस जो डिसीट है शांत हो जाए, मुझे जवाब देने दें। सुन लीजिए बाबर कादरी साहब, अब इनको सुन लीजिए। देखिए मूल कारण ये है कि जो राजनीति करी गई है ना, आपकी जो पीडीएनसी और कांग्रेस ने जो राजनीति वहां पर करी, उसका हम भुगत रहे हैं। 370 अगर इतने सालों में रहने के बाद ये हालात पैदा कर रहा है तो 370 तो अपने आप ही चला जाना चाहिए। वैसे कानूनी तौर पर ये तो कश्मीरियों को ही मांग कर मुझे सारा 370 पहले ही खत्म किया हुआ, तभी तो लड़ाई चल रही है ना कादरी साहब, तभी लड़ाई चल रही है। जो आपने 370 के साथ 47 से ही यहाँ पे छेड़छाड़। अरे सर सारी गलती हमारी है, मान लेते हैं, रुक जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट। 370 1950 में आई, 47 में नहीं आई। 47 में कश्मीर भारत में आया था। एक मिनट, इतना तो वकील है आप, इतना तो समझना चाहिए। रोहित चहल जी बीजेपी के नेता है। रोहित जी लगातार हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दी पंडित जी, मुझे पता है, मुझे पता है। चलिए बाबर कादरी साहब आप हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गुस्से के अलावा भी आप कुछ करना आता है आपको, ये भी अच्छा लग रहा है। रुके रहिए आप। रोहित चहल जी, बीजेपी के नेता मांग कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं, देश का हर नागरिक कह रहा है कि धारा 370 हटाई जाए। रुकिए मैं आपके पास लौटूंगी। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवा देते हैं, फिर आपका रुख करूंगी। रोहित जी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने छद्म युद्ध में कभी कामयाब नहीं हो सकता। 1947, 1965, 1971 और 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जोरदार सबक सिखाया है। देश को आज भी याद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी और देश की सेना ने 1971 में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। न केवल इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, बल्कि पाकिस्तान के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी को 91,000 पाक सैनिकों के साथ ढाका में भारत के ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने समर्पण करना पड़ा था। यह बात आज भी दोनों देश के इतिहास के पन्नों पर अंकित है। कांग्रेस पार्टी ने भारत की एकता और अखंडता पर हमला बोलने वाले पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों को करारा जवाब देने हेतु हमारी सेना और सरकार का भरपूर समर्थन किया है। कांग्रेस और पूरा देश आज भी इस संकल्प पर अडिग है, पर दुर्भाग्यवश
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता की लालसा देश की सेना और शहीदों के सम्मान से बड़ी है। मोदी जी राजधर्म भूलकर केवल राज बचाने की जुगत में लगे हैं। सत्ता की भूख में इंसानियत और शहादत को मोदी सरकार पीछे छोड़ आई है। इसलिए 14 फरवरी से 7 दिन तक शहीदों के सम्मान में मौन रहकर हम यथार्थ तथ्य देश के समक्ष रखने को आज मजबूर हैं। पहला, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर सस्ती राजनीति का खेल खेला और हमारे जवानों की शहादत से राजनीति की। 17 फरवरी को असम की एक रैली में अमित शाह जी ने पुलवामा हमले पर राजनीति करते हुए कहा कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे क्योंकि केंद्र में कांग्रेस नहीं मोदी जी का शासन है। अमित शाह जी, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान को हर बार 1947, 65 और 71 में क्या धूल कांग्रेस की सरकारों ने नहीं चटाई थी? दूसरा, मोदी शाह की जोड़ी को आतंकवाद पर राजनीति करने की बुरी आदत है। हम देश को याद दिलाना चाहेंगे कि जब मुंबई 26/11 का आतंकी हमला चल रहा था तो उस वक्त श्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आतंकी हमले के स्थान के पास सरकार की आलोचना करने वाली एक प्रेस वार्ता का उद्बोधन कर रहे थे। 28/11 और उसका वीडियो आज भी हमारे पास है और 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथी वो दिखाएं। ये तब है जब आतंकी हमला चल रहा था। हम सरकार और सेना के साथ हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी करी, लेकिन फिर फाइनली वही राजनीति, वही सियासत शुरू हो गई, जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो, दोनों ही तरफ से हर मुद्दे पर शुरू हो जाती है और देश वही ठगा सा महसूस करता है अपने को। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी रैली में सियासत करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए। साथ में ये भी कहा कि हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं। मोदी के लिए सत्ता की लालसा शहादत से बड़ी, यह आरोप रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। लेकिन एक चीज इस देशवासियों की समझ से परे है कि हर मुद्दे के ऊपर सियासत क्यों शुरू हो जाती है। देश को मौका क्यों नहीं दिया जाता कि वो खुद तय करें, रैलियों को सुनकर, नेताओं को सुनकर, कि कौन सियासत कर रहा है और कौन सच्ची भावना से उन जवानों के साथ, उन शहीद जवानों के साथ, उन सेना के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ रोहित चहल जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और रुख में उनका करना चाहूंगी। रणदीप सुरजेवाला, वैसे तो हमारी जो पहली बहस है उसका मुद्दा धारा 370 है, उस पर भी मैं आऊंगी रोहित जी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने सीधा सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर बोला है। क्या जवाब आप देंगे? देखिए शोभना जी, सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही अपने आप में एक राजनीति करना है इस मुद्दे पर। मैं तो कांग्रेस पार्टी से और सारे विपक्षी पार्टियों से ये कहना चाहूंगा कि पहले दिन से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी वो ना करें। ये हमारे सैनिकों का इसमें शहादत हुई है और उनके परिवार के, उन माओं के बारे में, उन बहनों के बारे में सोचना चाहिए, एक बात। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए, वही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी है, जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उसके अंदर उसके सबूत मांगने लगते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है
जब नवजोत सिंह सिद्धू जाकर बाजवा, जिसके हाथ हमारे सेना के खून से रंगे हैं, उसके बगल में जाके खड़ा कर देते हैं देश को। और उतना ही नहीं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को है ही नहीं, पाकिस्तान को आप क्यों ब्लेम कर रहे हैं। उसका सैफुद्दीन सोज का जो बयान आता है कांग्रेस के नेता का, वो भी हम लोगों ने देखा। जिस तरीके कांग्रेस की जो सांसद है उनका बयान, इतना ही नहीं। और देखिए, मैं इतिहास की बात ना करें, ये सेना ने जंग जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने जंग जीती थी। जितनी भी जंगों की वो बात कर रहे हैं, हमारी सेना ने प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी लगातार करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी, देखिए, मैं इतिहास की बात ना करें, ये सेना ने जंग जीती थी, कांग्रेस पार्टी ने जंग जीती थी। जितनी भी जंगों की वो बात कर रहे हैं, हमारी सेना ने प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी लगातार करना बंद करे। कांग्रेस पार्टी को मैं वही नहीं, देखिए, पहली बात है, अगर सेना का शौर्य और गौरव था उसको दिखाना, बताना देश के अंदर है तो गलत नहीं है, एक चीज। लेकिन कारगिल का युद्ध भी देश को याद करना चाहिए, जिस तरीके पाकिस्तान, और इतना ही नहीं, परमाणु। ठीक है रोहित जी, मुझे मेरा मुद्दा 370 है। रोहित जी, मेरा मुद्दा 370 है। विपक्षी जितनी भी पार्टियां हो, देश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो। अब आपने, कांग्रेस ने आपके ऊपर आरोप लगाया, आपने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि राजनीति कांग्रेस ने पहले दिन से शुरू कर दी थी। रैली में जाके अमित शाह साहब ने भी वही किया था और वही आप दोनों पार्टियां लगातार कर रही हैं। और देश का जो आम नागरिक है वो एकदम ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग संजीदा होते तो हालत यहां नहीं पहुंचती। अब मैं 370 पर फिर से लौटना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लीजिएगा, हमलावर मत होइएगा। जो इनकी सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास नहीं था। हम भी बहुत इस बात से लेके आहत हैं कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं या अमित शाह क्या कह रहे हैं, वो नागरिकों को तय कर लेने दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। बोलिए, और धारा 370 पे आ जाइए फिर। देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की हरकत करेगा और ऊंची हरकत करेगा तो निश्चित तौर पर देश की पार्टियां उस पर सवाल उठाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर देश के प्रधानमंत्री को 3:10 पर पुलवामा हमले की जानकारी मिलेगी और प्रधानमंत्री 6:45 तक डिस्कवरी की शूटिंग करेंगे और मगरमच्छों को चारा खिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर देश सवाल पूछेगा कि राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, दर्शकों का समय नहीं खराब करते। ठीक है, मैं लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान। ठीक है सुरेंद्र जी, हो गया सुरेंद्र जी, गांधी वहां पर सुन लिया मैंने। मैं इस बात से कहूंगी कि दोनों को ऑडियो ऑफ रखिए, क्योंकि हम राजनीति के इस समय मूड में नहीं है। देश इस समय सियासत नहीं सुनना चाहता। कादियान साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप सुन ही रहे हैं, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है जिसकी वजह से कश्मीर में हालात जस के तस है? क्या पीडीपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और कांग्रेस? 370 को लेकर भी मैं बात कर रही हूं। देखिए मैं बात 370 की करूंगा जी, कि ये कहना शायद सही नहीं होगा कि सारी समस्या का कारण 370 ही है। ठीक है, लेकिन 370 में का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, ये भी कहा जा सकता है। अगर हम जी, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियोल में शांति पुरस्कार लेने गए, वहां पर वो संबोधित कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं।